नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज में और आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टूलना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने की क्लीनर के साथ मारपीट। इमरजेंसी में भर्ती जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। टिकट कटने से यूपी में कई बसपाई हुए विचलित। पार्टी सुप्रीमो का निर्णय लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है भारी। टोरेंट कंपनी के गलत बिलों को लेकर शहरियों में रोष। टोरेंट के खिलाफ निकाली भड़ास। देवरी रोड किया जाम। और समाजवादी पार्टी ने वितरित किया अनाथ बच्चों को गर्म कपड़े। सर्द मौसम में दी दुआएं, हमेशा तरक्की हो आपकी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर वैसे तो झगड़े की घटनाएं होती ही रहती हैं, पर बीती रात टूंडला टोल प्लाजा पर हुई घटना के बाद क्लीनर इमरजेंसी में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि टोल कर्मियों ने किसी बात को लेकर क्लीनर के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी ये हालत हुई है। इमरजेंसी के बेड पर गंभीर हालत में भर्ती ये व्यक्ति उड़ीसा के कटक का रहने वाला है, जो ट्रक पर क्लीनर है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मौजूद साथी ने बताया कि इसका हाल टूंडला टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किया है। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक बीती रात वो फिरोजाबाद की तरफ से माल लोड करा रहे थे, तभी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से क्लीनर की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद दबंग कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसे हेड इंजरी हुई। डॉक्टर्स ने भी उसकी हालत चिंताजनक बताई है। 75 रुपया हमारे टोल टैक्स, छोटी गाड़ी है, डीसीएम गाड़ी जो बोलते हैं वही छोटी गाड़ी है, तो इसको 75 रुपया दिया। मैं बोला जे टोल टैक्स कटा ले। उतने में वो थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, विकलांग है, थोड़ा बाएं हाथ है, उससे पैसा गिर गया नीचे उसके पैर के पास। उसने ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लगा दिया, तो वो जो टोल टैक्स से पैसा वसूल कर रहा था जो लड़का, उसने कुछ उल्टा सीधा इसको बोला और इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने भी बोला कुछ उल्टा सीधा, उतने में उसने मार दिया। टोल प्लाजा के सुपरवाइजर से जब इस संदर्भ में जानने की कोशिश की गई, तो वह ऐसी किसी भी घटना से साफ साफ मुकर गया। उसने कहा कि क्लीनर ट्रक से गिर गया था, जिसकी वजह से उसे ये चोट लगी है। नहीं, सच्चाई तो उस टाइम ये भी खड़ा हुए हैं ड्राइवर, हम मौके मौजूद नहीं थे, हमको तो बाद में बुलाया गया। अब पता लग गया आपको? नहीं, ये हमें पता लगा कि खिड़की खोलते में ये नींद में था, तो ये विकलांग है कुछ एक शरीर से, तो जैसे हमारे लड़के ने कोई खिड़की खोली है तो ये खिड़की के सहारे था। एक नहीं कि इसको काय को खींचेगा, कोई खिड़की के सहारे था, तो जहाँ पे मौका मायना किया जाएगा, तो जहाँ पे ये गिरा है वहाँ पे पत्थर रखा हुआ था, तो जिससे पत्थर पे ये गिरा है, इसको भी मालूम है, ड्राइवर को भी। यही सत्य बात है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या ये मामला भी हवा में ही लटका रह जाता है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को झेलनी पड़ सकती है कई नेताओं की नाराजगी। जी हां, आलाकमान के निर्देश पर जिनकी लोकसभा की उम्मीदवारी नाउम्मीद हो गई है, आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे में नए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार और समर्थन जुटा पाना उनके लिए किसी जबरदस्ती के सौदे से कम नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की खातिर कई पुराने प्रत्याशी बदल दिए हैं। इस निर्णय के पीछे उनकी मंशा है कि इन सीट्स पर बसपा का गणित सटीक बैठे, मगर हटाए गए बसपाई उतनी ही निष्ठा से नए प्रत्याशी के लिए काम कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल आलाकमान के आकलन में एक एक कर कई पुराने लोगों की जगह नए नामों की घोषणा हो गयी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि पार्टी के पदाधिकारी किसी भी तरह के नुकसान से सरोकार नहीं रखते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी के साथ कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता और वोटर पार्टी के साथ है। वो बहन जी को नेता मानते हैं सारे लोग, और वो बीएसपी के साथ हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी जिसको खड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी में जो भी प्रत्याशी हो, लोग उसके साथ हैं। जो बहन जी का आदेश
लोग उसके साथ हैं। नहीं, जो प्रत्याशी बदल गया वो पूरी निष्ठा से संगठन के लिए वो भी काम करता है, प्रत्याशी जाएगा कहाँ? संगठन के पदाधिकारी तो अपने नेताओं पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने जो उनका भरोसा तोड़ा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ने आगरा, फिरोजाबाद सहित प्रदेश भर में कई घोषित लोकसभा उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं। फिरोजाबाद से जहां पहले पार्टी ने चौधरी बशीर को हरी झंडी दी थी, तो वहीं आगरा शहर से कुंवर चंद एडवोकेट को रिपीट किया था, मगर कुछ समय पहले उनको रेड सिग्नल दिखा दिया गया। ये सही है कि बीएसपी में कैडर बेस्ड लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता, मगर जिन लोगों का राजनीति में कोई कैडर ही न हो, उनकी गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ताज न्यूज, आगरा। शहर में विद्युत व्यवस्था का संचालन कर रही टोरेंट पावर द्वारा भेजे जा रहे बिलों को लेकर आक्रोशित लोगों ने देवरी रोड जाम कर दिया और टोरेंट पावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी सभी के बिल गलत भेज रही है और बिना किसी सूचना के कनेक्शन भी काट रही है। बिल भेजने और उसका भुगतान न करने की स्थिति में बिना किसी सूचना के कनेक्शन काटने की कार्रवाई के विरोध में देवरी रोड नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर उतरे लोगों ने रोड को जाम कर टोरेंट पावर पर मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। बत्ती की वजह से लगाया है, पानी की वजह से लगाया है। हमारे यहाँ पानी भी नहीं है और बत्ती भी नहीं है। क्या समस्या है? अरे हमारे लिए यहाँ पहले तो पानी लगाओ, सबर लगाओ और फिर सबर के अलावा ये बत्ती का बिल इतना कहाँ से भरेंगे हम? गरीब आदमी जहाँ से 200 रुपये महीना बच सकता है। बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। लगातार प्रयास करने के बाद भी बिल सही नहीं किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि अगर विद्युत वितरण कंपनी ने मनमानी बंद नहीं की तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। बीते 15 दिनों से नलों में पानी न आने से आक्रोशित लोगों ने कटघर चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवाया। साथ ही जल निगम ने पानी का टैंकर भेजकर लोगों का गुस्सा शांत किया। पंद्रह दिनों से नलों में पानी नहीं आने से लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने घरों से निकलकर कटघर चौराहे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम लगाने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की लाख कोशिश की तो लोग पुलिस से ही उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन को बताया। तब कहीं जाकर आक्रोशित लोगों ने जाम खोला। यहाँ ईदगाह कटघर में यहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने रास्ता जाम किया है और यहाँ धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। 15 दिन से लगभग यहाँ पर यह पीने का पानी जल संस्थान का बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ के जितने भी हैंडपंप हैं वो सब खराब पड़े हैं। जय अभी वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने ये किया है कि एक टैंकर भिजवाया है और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि एक टैंकर से काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने उनसे कहा है 4 टैंकर और भिजवाइए कम से कम, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता GS धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने जल संस्थान प्रबंधक से बात की है, जिन्होंने लोगों की जरूरत को देखते हुए पानी का टैंकर भेजा है और शाम तक 5 टैंकर भेजने का आश्वासन भी दिया है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अनाथालय के बेसहारा बच्चों को सर्दी में राहत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा बच्चों को टेढ़ी बगिया स्थित जीजस मिशन अनाथालय में गर्म कपड़े वितरित किए गए, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मौसम की मार से बेहाल गरीब अनाथ बच्चों को राहत दिलाने का जिम्मा समाजवादी पार्टी ने उठाया है। इसी क्रम में पूर्व शहर महासचिव मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में टेढ़ी बगिया स्थित जीसस मिशन अनाथालय में सभी बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए, जिससे इस मौसम में इन बच्चों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके। गर्म कपड़े मिलने के बाद इन बच्चों के चेहरे खिल उठे और वहां मौजूद अनाथालय प्रबंधक ने पार्टी के इस योगदान की प्रशंसा की। सपा नेता ने कहा कि वो आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्दी के प्रकोप से बचाया जा सके। मैं जब इस क्षेत्र में एक दिन दौरा करने आया
तो मुझे पता लगा यहाँ पर एक अनाथालय चल रहा है, तो एक हमारी भी इच्छा थी कि कम से कम हम अपने बच्चों के साथ अनाथालय में आके, ये करीब असहाय बच्चे हैं, यहाँ पर लगभग 40 बच्चे यहाँ पर हैं, और हमारे प्रबंधक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनका भी बड़ा योगदान है यहाँ इसको चलाने में। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, और इधर तक आके और सब अपना समय और पैसा खर्च करके समाज में ऐसे गरीबी को दूर करने के लिए इतना सोशल सर्विस कर रहा है मनोज जी, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। नगर निगम, एडीए और जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर राजा मंडी बाजार को तो अतिक्रमण मुक्त करा लिया, लेकिन इस बार भी सरकारी अभियान के शिकार छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले दुकानदार ही हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो राजा मंडी बाजार में सब कुछ पहले जैसा ही नजर आता है, बस कुछ अलग दिखता है तो भीड़ के रूप में कोने में खड़े बेरोजगार छोटे दुकानदार। ये अतिक्रमण हटा रही है। कल सोमवार था, मंडे वाले दिन फड़ लगी हुई थी सब होगी। हमारे लिए खाली अतिक्रमण है और बाकी सभी फड़ वालों के लिए जेल लगती है, पैसा आता है पुलिस प्रशासन को, ये पैसा आता है पुलिस प्रशासन को, ये पैसा आता है पुलिस प्रशासन को। राजा मंडी बाजार आगरा शहर के प्रसिद्ध बाजारों में से एक है, जहां हर सुख सुविधा का सामान मिलता है। कुछ समय पहले इस बाजार में सड़कों तक अतिक्रमण की भरमार थी, लोगों का निकलना भी दुश्वार हो रहा था, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश में संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया और पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। फिलहाल इस बाजार का नजारा लोगों को चलने में तो बहुत आराम दे रहा है, लेकिन आंखों को सुकून नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि बाजार में चलाए गए अभियान से ज्यादातर नुकसान छोटे गरीब दुकानदारों का हुआ है, जो आज की तारीख में इसी बाजार में एक कोने में खड़े होकर आस भरी आंखों से लोगों को देखते रहते हैं और कहते हैं, कोई तो हमें रोजी रोटी कमाने का आसरा दिला दो। काउंटर लगा दे रहा है मंडी। अब क्या स्थिति? अब तो लग नहीं रहा, 10-12 साल से, तो 10-12 दिन से फ्री बैठूंगा। क्या समस्या खड़ी होगी तुम्हारे सामने? समस्या हाईकोर्ट से ऑर्डर है, अतिक्रमण का नहीं लगेगा कोई भी। रोजगार कैसे चल रहा है? अभी तो फ्री बैठे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ऐसे ही बैठे हुए भैया, प्रशासन का है कि लग गया तो लग गया। परेशानी है, काफ़ी टाइम से अपने यहाँ काउंटर लगते थे, जब से हटने परेशानी आ गई है, खर्चे पानी में दिक्कत है, घर बार देखने में दिक्कत आ गई है। मतलब कहते हैं हमारे काफ़ी पुरुष जो हमें लगाते थे 30-40 साल से ये लग रहे थे, अब बिल्कुल काफ़ी परेशानी आ गई है, नहीं काउंटर लगने से। इन्हीं बेरोजगार दुकानदारों में से एक ने कहा कि प्रशासन के इस अभियान में भी पक्षपात हुआ है। जो अभियान पूरे बाजार में चलना चाहिए वो एक सीमित क्षेत्र में ही चलाया गया। आज भी बाजार के अंदर का नजारा अतिक्रमण मुक्त नहीं है, जिस पर किसी अधिकारी की नजर नहीं जाती। सभी का जोर उन्हीं पर चलता है जो विरोध करने में कमजोर होते हैं। इसकी शॉप लगती है हमारी, सभी लोग फड़ वाले हैं, सब लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। ये अतिक्रमण हटा रही है। कल सोमवार था, मंडे वाले दिन फड़ लगी हुई थी सब होगी। हमारे लिए खाली अतिक्रमण है और बाकी सभी फड़ वालों के लिए जेल लगती है, पैसा आता है पुलिस प्रशासन को, और कोई भी कैसी भी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल मिली हुई सरकार है इसमें। ये धन लोग चंद लोग के होटल तक सीमित है, बाकी आगे भी आप जाओगे कहीं आगे तक पूरी फड़ लगती है, बाहर तक आती हैं, और कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है कहीं पे भी। इसी बाजार में दिक्कत आती है। ये बात सही है कि किसी स्थान पर अतिक्रमण करना गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन जब इस गलत को सही करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उस समय एक ही नजर और एक ही सोच को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो शायद राजा मंडी बाजार में अभियान चलाते समय नहीं रखा गया, जिसका खामियाजा फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है, जो आज बेरोजगारी के चलते रोजी रोटी कमाने के लिए मोहताज है। हाईकोर्ट के आदेश पर अभियान चलाना आगरा प्रशासन की जिम्मेदारी और नियमों का पालन करना था, जिसे नगर निगम, एडीए और जिला प्रशासन ने बखूबी निभाया। लेकिन आगरा की जनता भूखी न मरे, उन्हें पर्याप्त रोजगार मिले या रोजगार करने का स्थान मिले, ये भी प्रशासन का कर्तव्य है, जिसे निभाना अभी शायद बाकी है। ये अतिक्रमण हटा रही है। कल सोमवार था, मंडे वाले दिन फड़ लगी हुई थी सब होगी। हमारे लिए खाली अतिक्रमण है और बाकी सभी फड़ वालों के लिए जेल लगती है, पैसा आता है पुलिस प्रशासन को, ये पैसा आता है पुलिस प्रशासन को, ये पैसा आता है पुलिस प्रशासन को। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला है एक ब्रेक का।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368 683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562 400 0972। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ईदगाह डिपो पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए, साथ ही चेतावनी के स्वर में कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने ईदगाह डिपो स्थित फाउंड्री नगर वर्कशॉप पर यूपी एम्प्लॉयंस यूनियन के बैनर तले अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान सभी कर्मचारियों ने बारी बारी कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर आला अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने विभाग में पिछले कई सालों से पड़ी कर्मचारियों के रिक्तियों को पूरा करने से लेकर रोडवेज की उन जर्जर हो चुकी बसों की हालत में जल्द सुधार करने की बात कही है। मांग पत्र है जिसका हमने नोटिस पहले से ही दे दिया है। अगर इसके अंदर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो पहले चरण के अंदर हमने सरकार को जागृत किया है। कर्मचारियों ने अपना बताया है कि अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 30 तारीख को क्षेत्रीय कार्यालय धरना करेंगे और 30 तारीख को भी नहीं माना तो 9 तारीख को पूरे नकलों को घेरेंगे, पूरे नकलों
कोटी के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने डिपो में होने वाली उन सभी बारीकियों पर बात की जिनकी वजह से रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब डिपो में आकर बसों के मेंटेनेंस की बात कही जाती है तो उन्हें जल्द सुधारने की कोई जरूरत तक नहीं समझी जाती। बहरहाल ज्ञापन तो कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन इन बिंदुओं पर विचार कब तक होता है ये कहा नहीं जा सकता। परिवहन निगम ने घाटे में चल रही सिटी बस सेवा को मुनाफे में लाने के उद्देश्य से यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे विभाग को तो लाभ मिलेगा, लेकिन महंगाई की मार से पहले से ही परेशान जनता को और ज्यादा परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से चलाई जा रही जेनन बसों को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बीते दिनों हुई अधिकारियों की बैठक में जनता की जेबें और अधिक ढीली करने का फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत सिटी बसों में मौजूदा किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। किराए में 5 रुपए प्रति टिकट बढ़ोतरी की बात कही गई। जेनन बसों के चीफ जनरल ऑफिसर अनिल कुमार ने बताया कि 10 रुपए वाली टिकट अब 15 रुपए के हिसाब से और 15 रुपए वाली टिकट 20 रुपए के हिसाब से दी जाएगी। हाँ, उम्मीद है कुछ शासन में ऐसा प्रस्ताव चल रहा है कि एक फंड बना के अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड बनाने की बात थी, वहाँ से कुछ हमको डे टू डे ऑपरेशंस में जो दिक्कत आ रही है उनके लिए कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा। उस पैसे मिलने से क्या लगता है कि सीएनजी बसों का जो भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा था उसमें कुछ सहायता नहीं, निश्चित रूप से उसमें सहायता राशि से सहायता मिलेगी हमको, क्योंकि जो हम ऐसे कुछ खर्चे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं, उससे करेंगे। संचालन को दुरुस्त करके भी कुछ कोशिश की जा रही है कि कुछ संचालन और दुरुस्त हो, उससे पैसा और बचे दिया जाए और कुछ शासन से जो मदद की संभावना है। आगरा शहर की आम जनता जहां सिटी बसों को लेकर पहले से ही खासी दिक्कतों का सामना कर रही थी, तो वहीं अब उनकी जेब पर और अधिक खर्च आने वाला है और ये खर्च उन्हें किस कदर तक हताहत करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बरेली बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए अधिवक्ताओं ने मतदान किया। इस चुनाव के लिए 7 पोलिंग बूथ्स पर मतदान किया गया। इस मतदान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बरेली बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में नए पदाधिकारी चुनने के लिए सभी अधिवक्ताओं ने अपना बहुमत दे दिया और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटी में बंद हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि बार चुनाव में पलड़ा किसका भारी रहेगा और कौन होगा बार चुनाव का विजेता। बार एसोसिएशन के चुनाव में लगभग 2253 अधिवक्ताओं ने 7 पोलिंग बूथ्स पर मतदान किया। ये मतदान यूपी बार काउंसिलिंग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हुए और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके लिए 50 अधिवक्ताओं को पोलिंग ऑफिसर बनाया गया था। 120 नंबर पर बार एसोसिएशन की आम सभा के बाद से शुरू हुई नई कार्यकारिणी के लिए कवायद मतदान के साथ ही समाप्त हो गई। एसोसिएशन के चुनाव के लिए 7 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिस पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। बार के चुनाव इसी निमित्त होते हैं कि जो बार की समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बार से संबंधित हो, अपने बैठने से संबंधित हो या बेंच से मतलब न्यायालयों से संबंधित हो, उन समस्याओं को हल कराने के लिए हमारे यहाँ बार एसोसिएशन का गठन होता है और इसलिए ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए, ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कितने पढ़ चुके हैं, लेकिन अच्छी खासी वोटर्स की आगमन है। ये तो कुल वोट कितनी हुई ये तो समाप्ति पर ही हम आपको बता पाएंगे। बरेली में राष्ट्रीय विकास को लेकर बरेली कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से राष्ट्र की स्थितियों पर चर्चा की गई, जिसमें देश के भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर चिंतन किया गया। इस गोष्ठी में देश के प्रमुख स्तंभों के बारे में भी चर्चा की गई और इसमें नगर के प्रमुख गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। के लिए सोचना हम सभी का पहला फर्ज है। हम जहाँ रहते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जहाँ की मिट्टी हमें अपने सीने पर अन्न उगाकर हमारा पेट भरती है, वहाँ के विकास के लिए राष्ट्र के हर आम नागरिक को सोचना बेहद जरूरी है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बरेली कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक हर मुद्दे पर खुलकर विचार मंथन होगा। ये सेमिनार 18 दिसंबर को भी आयोजित किया जाएगा। सेमिनार है, उसका विषय है राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का विश्लेषण।
जो तमाम दशाएं हैं वो राष्ट्र के विकास को नियमित करती हैं, नियंत्रित करती हैं। हमारा जो विकास है या हम हैं, इनके बीच एक अजीब सा एक साम्य मिलता है हमको कि हम जहाँ होते हैं उसी स्थान की उपज होते हैं या वहाँ की स्थितियों की उपज होते हैं। जो स्थितियाँ होती हैं वो व्यक्ति को बनाती हैं। ऐसे ही जो राष्ट्रीय स्थितियाँ हैं वो चाहे भूगोल से संबंधित हों, चाहे राजनीति से संबंधित हों, चाहे धर्म से संबंधित हों, चाहे अर्थ से संबंधित हो, वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में बड़ा हल्ला मचा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन पहले, 1 महीने से कि अब रुपया गिर गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये की स्तर की नीचे, बिल्कुल और नीचे और नीचे। ये कहानियां जब हम सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, तो लगता है कि अपनी स्थितियों पर जांच करनी चाहिए कि क्या होने वाला है। ऐसे ही राजनीति, आप दिल्ली की स्थिति देख रहे हो, उसके अलावा और जगहों की स्थिति आप देख रहे हो कि राजनीति हमारे देश के विकास में कितना योगदान कर रही है, क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तब ये लगता है कि इन स्थितियों पर चर्चा की जानी चाहिए। बड़ा महत्तम विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आज ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। और ये तमाम जो कार्य चल रहे हैं, तकनीकी सत्र चल रहे हैं, ये कल तक चलते रहेंगे ऐसे ही। और आप लोगों की भूमिका जो है, पत्रकारिता की हो या अन्य विषयों की भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ चुनिंदा विषयों पर आज चर्चा आयोजित की गई है और वो सारी चीजें। मधुनगर देवरी रोड बसंत विहार के लोग इन दिनों बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। बसंत विहार के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के पार्षद इन सभी समस्याओं को नगर निगम तक नहीं पहुंचाते। वहीं ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश सभा के सदस्यों ने वहां का दौरा कर जल्द ही सुधार कराने का आश्वासन दिया है। ये है मधुनगर देवरी रोड स्थित बसंत विहार कॉलोनी, जिसकी सूरत किसी मलिन बस्ती के रास्तों से अलग नहीं है। कॉलोनी वासी तमाम शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन ना तो संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देता है और ना ही क्षेत्रीय पार्षद। समस्याएं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, साइकिल लेके गिर पड़ते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, स्कूल से वापस हो आते हैं और बहुत भर जाता है, मच्छर अधिक होते हैं, बीमारियां कमी नहीं होती हैं। सरकार हमारी सो रही है। लोगों की समस्या और क्षेत्रीय पार्षद के साथ विभाग की अनदेखी को देखते हुए ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश सभा के सदस्यों ने इस क्षेत्र का दौरा किया और समस्याओं को समाप्त करने का वादा क्षेत्रीय वासियों से किया। भैया ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, स्कूल जाते हैं बड़ी कीचड़ में, कभी कभी कीचड़ में गिर के जाते हैं। क्षेत्रीय नागरिक यहाँ के परेशान है, पार्षद सुनते नहीं है, नगर निगम कोई की तरफ से कोई पहल नहीं है। अब ये क्षेत्रीय लोग जो यहाँ के परेशान है, अब इनके लिए लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, आप लोगों का सहयोग लेके और कार्य को पूरा कराना है। ज्यादातर कॉलोनियों में हालात खराब हैं, कहीं सड़कें बेकार पड़ी हैं, तो कहीं गंदगी के अंबार लगे हैं, तो वहीं रास्तों पर पानी ने कब्जा कर जल भराव की स्थिति बना दी है, जिससे वहां रहने वाले निवासी परेशान रहते हैं और इसकी ओर सरकारी विभाग कोई ध्यान नहीं देते। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं अगर इन परेशान लोगों को कुछ राहत पहुंचा रही हैं, तो एक सराहनीय कार्य है। संजय प्ले स्थित विशाल एंड कंपनी यूनिट ऑफ स्कूल जंक्शन के मजदूर फैक्ट्री के सामने ही पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्री में तालाबंदी कर उन्हें बेरोजगार कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बावजूद इसके फैक्ट्री मालिक उनसे मिलने या बात करने को भी तैयार नहीं। संजय प्लेस स्थित स्कूल जंक्शन विशाल एंड कंपनी की एक यूनिट चलाता है, जिसमें स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म मजदूरों द्वारा सिलाई करके बनाई जाती है। फिलहाल इस फैक्ट्री में तालाबंदी की जा चुकी है और मजदूर बाहर धरने पर बैठे हैं, जिनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने बिना किसी नोटिस या सूचना के फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी है, जिस कारण वर्तमान में फैक्ट्री में सिलाई का काम करने वाले 13 मजदूरों के परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। यहाँ पे अक्समान में 88 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें स्कूल जंक्शन में। वो अचानक जो है 7 तारीख को बंद कर दिया है। अब हम बेरोजगार हुए, इस वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए। आप लोग चाहते क्या, मांग क्या है? ये जो है हमारी, या तो हमें दोबारा रखा जाए काम पर, या फिर हमारा जो बनता है वो दिया जाए। यहाँ स्कूल जंक्शन में कब से काम कर रहे थे? मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अब आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ की फैक्ट्री बंद कर दी इन्होंने 7 तारीख को, बिना बताए बिना नोटिस के, और बाहर के कारीगर काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर लगे हैं और कारगिल पे काम हो रहा है इनका। आप
आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम तो ये चाहते हैं या तो हमें काम पर रखा जाए, जो हमारी ग्रेजुएट वगैरह आई वो है कि हमें दी जाए, आप जो 15 साल तक की जो बनती है। मालिक से बात की आपने? मालिक से कोई बात नहीं हुई है, न वो हमसे बात करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे अब आगे? हम तो ये है कि कोर्ट में हमारी कार्रवाई चल रही है। मजदूरों ने बताया कि पूर्व में फैक्ट्री में 26 मजदूर काम करते थे, जिनमें से 13 को पहले ही पूरा भुगतान और सेवा लाभ देकर निकाला जा चुका है और अब अचानक बाकी के मजदूरों को भी फैक्ट्री द्वारा हटाया जा रहा है। लेकिन इस बार फैक्ट्री मालिक द्वारा ना तो मजदूरों को पहले से कोई सूचना दी गई थी और ना ही कोई सेवा लाभ ही मुहैया कराया गया है। ऊपर से फैक्ट्री मालिक किसी भी तरह की बात करने को भी तैयार नहीं है। वहीं फैक्ट्री का सारा माल अन्य कारीगरों द्वारा दूसरे स्थानों पर बनाया जा रहा है, जो कि कानूनन गलत है। फिलहाल मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि कानून की अदालत में फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाता है, जबकि एक पल्ले में बेरोजगार मजदूर है और दूसरे में पैसे वाले फैक्ट्री मालिक। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर रहे। युवा संघर्ष समिति ने अनशन के साथ पोस्ट कार्ड अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं इस अनशन को जन आंदोलन बनाने के लिए न्यायालय परिसर में आने वाले वादकारियों और आम जनता से पोस्ट कार्ड बनवाकर उनकी राय ली गई। आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जी जान से कोशिशें की हैं। कभी दीवानी परिसर में कामकाज ठप कर, कभी ताजमहल का घेराव कर, तो कभी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयत्न किया है। लेकिन पिछले कई सालों से उच्च न्यायालय की मांग को लेकर जी तोड़ प्रयास करते आ रहे वकीलों ने अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं में अनशन के दूसरे दिन भी अपनी मांगों को पूरा ना होने तक इस अनशन को जारी रखने की बात कही। हाईकोर्ट बेंच के लिए सबसे ज़्यादा जो वो है, जो हमारे यहाँ के जो राजनीतिक के बड़े बड़े नेता हैं, उनके दिल साफ नहीं है। वो ऊपर जाके जब बड़े नेताओं के पास बैठते हैं तो वहाँ पे जो उनकी जबान बंद हो जाती है। अदरवाइज किसी भी पार्टी बेस पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता, हमारी जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार आगरा जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं की मांगों को जायज बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभुदयाल कठेरिया ने अधिवक्ताओं का समर्थन करने की बात कही। साथ ही अपनी ओर से हाईकोर्ट बेंच को आगरा लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने की बात कही। ये खंडपीठ अब ये जन आंदोलन बनने वाला भविष्य में, और ये हमारी नेचुरल मांग है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं और हमने मेरठ का, न बरेली का, न हिंदुस्तान में किसी राज्य का हम विरोध नहीं करते। हमें सिर्फ आगरा में खंडपीठ चाहिए और इस खंडपीठ के लिए जो बन सकेगा, प्रभुदयाल कठेरिया पहले भी पूरी मदद करता रहा है, तन मन धन से, और भविष्य में भी। आज मैंने कह दिया इस चीज़ के लिए, अगर दिल्ली की जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली प्रस्थान करेंगे कूच के साथ, और यहाँ जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पूरा समर्थन रहेगा। और जब तक ये खंडपीठ आगरा में स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। युवा संघर्ष समिति के बैनर तले अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं ने जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों से किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने की बात कही है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के खिलाफ तो जमकर निंदा भी की है। बहरहाल वकीलों की माने तो जिस तरह से जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में कई साल पहले ही हाईकोर्ट की स्थापना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां इस मसले से अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की ओर से किए जाने वाले तमाम प्रयास कितने रंग ला पाते हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं की लड़ाई जारी है। 20 दिसंबर को नई दिल्ली में होने जा रहे प्रदर्शन को लेकर अधिवक्ताओं ने विशाल वाहन रैली निकाली, जिसमें संघर्ष समिति के लोगों को इस रैली के माध्यम से दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के लिए जागरूक किया गया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से अपनी मांग को पूरा कराने के सभी जतन किए जा रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं रैलियों को अंजाम देकर। इसी क्रम में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा आगामी 20 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले विशाल प्रदर्शन के लिए दीवानी परिसर से कमिश्नरी तक वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
सबसे पहली बात तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोई गुट नहीं है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। सभी अधिवक्ता साथी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। बस ये है कि कार्यक्रमों का बंटवारा किया जा चुका है। आज हमने वाहन रैली निकाली थी, खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की जनसंपर्क कमेटी की ओर से हमारी पूरी वाहन रैली शहर में कहाँ से कहाँ तक? MG रोड होता हुआ हम लोग तहसील कलेक्ट्री और होता हुआ हम कमिश्नरी तक गए थे। फिर वहाँ से लौटने के बाद हमने कॉलेजों में भी संपर्क किया और छात्र छात्राओं को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए आह्वान किया। आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं के साथ कई समितियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। पूर्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शासन और प्रशासन का खुलकर विरोध किया था। एक बार फिर से अधिवक्ताओं के इस समर्थन में कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हो गए हैं। और खबरें यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिएगा ताज न्यूज के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले, आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368 683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562 400 0972।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। मंगलवार शाम को संजय प्लेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक कार्यालय पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं इस प्रदर्शन के जरिए यूनियन अधिकारियों ने अखिल भारतीय हड़ताल का फैसला किया। जिंदाबाद जिंदाबाद मार्च ऑन। सभा में विरोध प्रदर्शन करते हुए बैंक अधिकारियों ने बताया कि हमारा 10वां द्विपक्षीय समझौता 1 अक्टूबर 2012 में शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय बैंक संघ के साथ 5 तिथियों पर बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ है। भारतीय बैंक संघ और भारत सरकार की हठधर्मिता और टालमटोल वार्ता की नीति के कारण बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन समझौता पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों में रोष व्याप्त है। हमारी 2 मांगे हैं आज के प्रदर्शन और कल की हड़ताल में। एक तो हमारा वेज रिवीजन तुरंत रीजनेबल तरीके से किया जाए, और दूसरा हमारी डिमांड ये है कि जो सो कॉल्ड बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं उनको तुरंत जो है बंद किया जाए, क्योंकि ये सब रेट्रोग्रेड स्टेप्स हैं। सभा में समस्त बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर सरकार द्वारा भारत की जनता के बारे में नहीं सोचा गया और बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो सभी बैंक कर्मी आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक वहीं सभा में 18 दिसंबर को होने वाली पूर्व 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गयी। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय डाक विभाग के संजय प्लेस कार्यालय पर HDFC प्रबंधन के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को चलाने पर चर्चा की गई। बहुत जल्द डाक विभाग कुछ डाकघरों पर विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में बदलने की व्यवस्था करेगा, जिसमें HDFC बैंक भी सहयोग करेगा। एक के बाद एक उपलब्धियों को छूने वाला डाक विभाग एक और नया कदम बढ़ाने जा रहा है, जिसमें HDFC बैंक के सहयोग से भारत आने वाले विदेशी लोगों को भी लाभ मिलेगा। डाक विभाग अब HDFC बैंक के साथ मिलकर विदेशी करेंसी को देसी करेंसी में बदलने की व्यवस्था करने जा रहा है। फिलहाल मुद्रा बदलने वाली ये व्यवस्था ताजमहल और प्रधान डाकघर पर ही उपलब्ध हो पाएगी। हम लोगों ने HDFC के श्री प्रवीण कुमार झा ट्रेड एक्विजिशन मैनेजर हैं, उनसे आज ही मीटिंग की है और बात की है, तो वो प्रथम दृष्टया इस बात पर सहमत हो गए हैं। वो अपनी RBI से परमिशन लेंगे और RBI से परमिशन लेने के बाद हम आगरा शहर में 3 डाकघर लोकेशन तय कर रहे हैं। नंबर 1 पे, जिस पे स्टेशन पर ही आगरा कैंट पे जहाँ पे हमारी स्पीड पोस्ट की बुकिंग सुविधा होती है, वहाँ पर भी ये सुविधा देंगे, और ताजमहल पोस्ट ऑफिस में और आगरा प्रधान डाकघर। डाक विभाग अपने बदलते स्वरूप से पहले भारतीय लोगों को और अब विदेशी मेहमानों को भी लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा, जिसके लिए अभी उन्हीं डाकघरों को चुना गया है जहां पर ज्यादातर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस व्यवस्था को लागू कराने में डाक विभाग का सहयोग HDFC बैंक पूरे जोश के साथ करने जा रहा है। यूपी एमेच्योर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चल रहे द्वितीय फेडरेशन कप 2013 का समापन रेलवे ग्राउंड आगरा कैंट पर किया गया। 4 दिन चले इस फेडरेशन कप में 8 राज्यों से आई टीम्स ने अपनी अपनी भागीदारी दिखाई, जिसमें फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने बाजी मारी। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुए 4 दिवसीय यूपी एमेच्योर क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले द्वितीय फेडरेशन कप 2013 का समापन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। फेडरेशन कप 2013 में भाग लेने आई 8 राज्यों की टीम्स ने जमकर अपने खेल का हुनर दिखाया। साथ ही हर रोज हुए मैचेस में अपनी प्रतिभा के दम पर हर एक टीम ने अपनी जीत का झंडा लहराया। इसी क्रम में मंगलवार को हुए जम्मू कश्मीर और राजस्थान टीम के बीच मैच ने ग्राउंड में उपस्थित खेल प्रेमियों को रोमांचक खेल का अनुभव करवाया। वहीं जम्मू कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी कर 6 विकेट खोकर 106 रन बनाते हुए राजस्थान टीम को 77 रनों के साथ ऑल आउट कर अपनी शानदार जीत दर्ज की। चैंपियनशिप में ये क्रिकेट मैच कराए थे। 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें जो पूरे हिंदुस्तान की हैं, वो जिन्होंने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है, एक से एक बढ़कर प्रदर्शन हुए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ धरती का स्वर्ग है, वहाँ के लोग इस
पूरी श्रृंखला को जीत कर जा रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग स्टेट्स की टीम यहाँ आई है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर क्रिकेट ऐसी खेल भावना है जिसके तहत एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। हारने के बाद भी लोगों में दुश्मनी, वैमनस्यता और शत्रुता नहीं होती है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम व रेलवे ग्राउंड कैंट में आयोजित हुई 15-15 क्रिकेट एम्पोरियम प्रतियोगिता के दौरान जहां सभी टीम्स ने अपनी प्रतिभा से खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, वहीं विनर टीम बनने की होड़ देखने को मिली। यहां से विजयी हुई टीम के खिलाड़ियों को अपने भविष्य में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की आशंका बनती है। श्री गिरिराज सेवा मंडल द्वारा 26 दिसंबर को 5वां 56 भोग महोत्सव गोवर्धन में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक भव्य आमंत्रण यात्रा दाऊजी के डोले के साथ शहर के राम बारात मार्ग से निकाली गई। समिति किस तरह का 56 भोग कराती है और किस तरह की ये शोभा यात्रा? 26 तारीख को जैसे कि आपको मालूम है गोवर्धन गिरिराज तलहटी में हमारे 56 भोग लग रहे हैं, उसी संबंध में आज ये आमंत्रण यात्रा हम निकाल रहे हैं। 56 भोग से संबंधित एक जो प्रचलन चला आ रहा है द्वापर युग से ही, तो द्वापर युग में डूबते वृक्ष की रक्षा करने के लिए और कामदेव का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने डूबते वृक्ष की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। जब उनकी उम्र 7 साल थी और उन्होंने लगभग 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाया था। 7 दिन, एक दिन में 8 पैर होते हैं, तो 56 पैर तक उन्होंने भूखे प्यासे रहकर गोवर्धन पर्वत उठाया। उससे खुश होकर ब्रजवासियों और माँ यशोदा ने उनको 56 तरह के व्यंजन खिलाने की अभिलाषा व्यक्त की। अब वो अकेले व्यंजन तो बना नहीं सकती थी, इस काम में उनका सहयोग 9 नंद उनको बोलते थे उस जमाने में, जिनकी गौशाला में 9 लाख गाय होती थी, और 9 उपनंद उनको बोलते थे जिनकी गौशाला में 1.25 लाख गाय होती थी। तो 9 नंद, 9 उपनंद और 6 ब्रजवानु, 24 पटरानी और 8 सखाओं द्वारा अपने अपने घर से एक एक व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप गिरिराज जी को समर्पित किया गया। तब से ही श्री गिरिराज जी के 56 भोग लगने की परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। आप अगर आज भी गिरिराज गोवर्धन जाएंगी तो वहाँ गिरिराज जी के मंदिर में डेली आपको शाम के समय 56 भोग लगे दिखेंगे। हमारे दाऊजी पूर्णिमा पे जो आमंत्रण यात्रा निकल रही है, इसमें शहर की पूरी पब्लिक आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी उमड़ी पड़ रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो 24, 25, 26 दिसंबर का जो कार्यक्रम है जो गिरिराज जी की तलहटी में गोवर्धन में, वो कितना सफल होगा, कितनी पब्लिक पहुंचेगी। और आज हम यहाँ पर मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटते हुए और लोगों को ये आमंत्रण पत्र बांटते हुए चल रहे हैं। आज ही हम दाऊजी की यात्रा निकाल रहे हैं दाऊजी की पूर्णिमा पर, और उसके माध्यम से हम शहरवासियों को ये आमंत्रित करते हैं कि वो लोग गिरिराज जी चलें। हमारा जो वार्षिक प्रोग्राम 24, 25, 26 दिसंबर का गिरिराज जी में होता है, इस यात्रा के माध्यम से हर बार शहरवासियों को ये इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो अधिक से अधिक मात्रा में गिरिराज जी पहुंचकर दर्शन लाभ उठाएं और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। दाऊजी पूर्णिमा के अवसर पर मदिया कटरा स्थित दाऊजी महाराज मंदिर में मेला लगा। दाऊजी महाराज के दर्शन करने और मेले का आनंद उठाने के लिए भक्तों की खासी भीड़ नजर आई। इस पावन मौके पर मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। ये दाऊजी महाराज की पूजा करने आई हूँ। क्या दाऊजी महाराज का क्या मतलब इस दिन का महात्म्य है? इस दिन दाऊजी की बड़ी पूर्णमासी होती है। दाऊजी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। साल में एक ही बार दाऊजी की पूर्णिमा आती है,
और सुबह से ही भक्तजनों का मक्खन मिश्री का प्रसाद लगाकर यहाँ पर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और ये जो है करीब ये मंदिर लगभग 250 साल पुराना है और यहाँ पर जो है सभी धर्म के सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर, और शाम को यहाँ भजन संध्या का 5 बजे से आयोजन रखा है। दाऊजी पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। शहर के हर मंदिर पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आई और शहर का माहौल भक्तिमय बना रहा। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।